गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार का भाग 4 पढ़ेंगे। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में जो हमारे पिछले वीडियो में बाकी बचे हुए पठार थे वो अब हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार में 2 पठार पढ़े थे, एक मालवा का पठार और एक हमने पढ़ा था दक्कन का पठार। मालवा का पठार और दक्कन का पठार 2 पठार हमने पढ़े थे। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? बाकी बचे हुए पठारों की। तो बाकी बचे हुए पठारों को देख लेते हैं। बाकी बचे हुए पठारों में हमारा सबसे प्रमुख कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, इसके बाद हमारा छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार बाकी हैं। तो उनका अभी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कर्नाटक का पठार देखते हैं। ये आपका कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक का पठार कर्नाटक में स्थित है, तभी नाम कर्नाटक का पठार है। ये जो पठार है इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? निर्माण जो हुआ है वो धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है। धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है, जो भारत की प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन चट्टान है, बाकी तीनों लगभग बराबर समय में है, तीनों ही प्राचीन हैं। धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है। इस पठार में खनिज पाए जाते हैं, यानी खनिजों की दृष्टि से ये पठार धनी है। खनिजों की दृष्टि से धनी है। या कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लोहा व सोना पाए जाते हैं। कर्नाटक के पठार में लोहा और सोना मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आप याद रखें, कर्नाटक के पठार में कोयला नहीं पाया जाता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कोयला जो है वो अवसादी चट्टान होता है, खुद अवसादी चट्टान होता है कोयला, और कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए हमेशा मैदान में मिलेगा। आपको कोयले की खान मैदान में मिलेंगी। जैसे आप देख भी सकते हो, राजस्थान में अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय भाग में, बाड़मेर, बीकानेर में आपका कोयला पाया जाता है। तो कोयला मैदानी भागों में होता है, पठार में धात्विक खनिज होते हैं। तो यहाँ लोहा और सोना विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इस पठार की मुख्य जो नदी है वो यहाँ कौन सी नदी बहती है? कावेरी। तो इस पठार की मुख्य नदी कावेरी है। कावेरी है। कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग को, कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग को, ये उत्तरी भाग हो गया। इस कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग को मलनाद का मैदान कहते हैं। कर्नाटक के पठार के उत्तरी भाग को मलनाद का मैदान कहते हैं, क्योंकि ये अपरदन के द्वारा समतल हो चुका है तो मैदान में बदल चुका है। इसका उत्तरी भाग मलनाद का मैदान कहलाता है। मलनाद के मैदान का पश्चिमी भाग, मलनाद का मैदान कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग है, और इसका पश्चिमी भाग जो है यहाँ, वो क्या कहलाता है? यहाँ इसके पहाड़ी हैं छोटी छोटी, और उन छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। आप याद रखेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी एक ऐसी कहावत है यहाँ, और उस कहावत में यह कहा गया है कि बाबा बुदन की पहाड़ी एक पहाड़ी है और यहाँ एक बोद्धा बाबा रहता था। बोद्धा मतलब कमजोर बाबा रहता था, और इसलिए इस पहाड़ी को बाबा बुदन की पहाड़ी कहा गया। और वो बोद्धा बाबा पहाड़ियों में घूम रहा था और उसने एक पौधा देखा, उसके पौधे के बीज और जब पत्तियां उसने खाई तो उसने ताजगी का अनुभव किया, और उसने लोगों को बताया कि इस पौधे में इतनी ताजगी है, और वहां से कहुआ की खोज हुई। ये कहावत है, सच्चाई कम कहावत ज्यादा है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कहुआ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा सहायक हो जाएगा कि बोद्धे बाबा ने क्या खाया था? कहुआ के बीज, और उसमें एनर्जी आ गई थी। तो उसने बताया कि ये कहुआ बहुत एनर्जेटिक होता है। तो कहुआ की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ी में।
आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और बाबा बुदन की पहाड़ी कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए मैंने कहा तमिलनाडु चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी भारत में, और कर्नाटक कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी के बाद हम देखें तो यहां इस पठार में 600 मीटर की समोच्च रेखा, समोच्च रेखा का मतलब होता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, वो 600 मीटर की समोच्च रेखा जो है वो इस पठार में जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का मतलब पानी को दो भागों में विभाजित करती, तो 600 मीटर की समोच्च रेखा यहां का प्रमुख जल विभाजक है। इस पठार का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग को मैसूर का पठार भी कहते हैं। मैसूर का पठार, तो आपने देखा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में है। कहां है? तो राजनीतिक रूप से कर्नाटक में। आप भौतिक बात करो तो नीलगिरी की पहाड़ी, यहां नीलगिरी की पहाड़ी, और यहां पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी के उत्तर में, पश्चिमी घाट के पूर्व में कर्नाटक में स्थित है। और इस पठार में धारवाड़ व कुड़प्पा चट्टान पाई जाती हैं जो भारत की प्राचीनतम चट्टानों में से एक हैं। ये पठार खनिजों की दृष्टि से धनी है, या सोना व लोहा पाया जाता है, और आपका यहाँ कोयला नहीं पाया जाता है। याद रखें, यहाँ कोयला नहीं पाया जाता है। और इस पठार का जो उत्तरी भाग है वो मलनाद का मैदान कहलाता है, और उस मलनाद के मैदान के पश्चिम में बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार की मुख्य नदी जो है वो कावेरी नदी है। मुख्य नदी जो है वो कावेरी नदी है। और आपको पता है इस पठार की मिट्टी कैसी है? लाल। और लाल मिट्टी में कृषि नहीं होती है। कृषि की दृष्टि से ये पठार अनउपजाऊ है। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ पठार दो ही थे, मालवा का पठार और दक्कन का पठार, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए। इसके बाद हम बात करें तो हमारा अगला पठार रहेगा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, आप भारत में देखोगे तो तेलंगाना का पठार कहां है? ये यहां पे तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के पठार को आंध्रा का पठार भी कहते हैं। तेलंगाना के पठार को आंध्रा का पठार भी कहते हैं। आंध्रा का पठार आंध्र प्रदेश में भी है ये, इसलिए इसको आंध्रा का पठार कहते हैं। आंध्रा का पठार भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से है कहां? तो ये मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। कौन सी चट्टानों से बना है ये? तो यह भी कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से बना है। कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से बना है, इसलिए खनिजों की दृष्टि से धनी है। ये बात मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं। प्रायद्वीपीय पठार में हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम चट्टानों से बना है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से बना है। तो पृथ्वी के अंदर हमारे क्या है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सब धात्विक खनिज पृथ्वी के अंदर ही है। तो ये लावा के साथ बाहर आ गए, इसलिए ये पठार खनिजों की दृष्टि से क्या है? धनी है। ये दो पठार कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, तो खनिजों की दृष्टि से ये पठार धनी है। यहां की मुख्य नदी कौन सी है? तो यहां की मुख्य नदी है कृष्णा व गोदावरी। आप समझ गए, ये दक्षिणी भारत की दोनों बड़ी नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी बड़ी नदी तो है, तो गोदावरी व कृष्णा यहां की मुख्य नदी है। और बड़ी नदी होने के कारण इन नदियों ने इसको काट के और कहां डाल दिया? बंगाल की खाड़ी में। इसलिए वर्तमान में ये पठार के रूप में बचा ही नहीं है, और इसी कारण इसको अभी भूगोल की भाषा में पेनी प्लेन कहते हैं। पेनी प्लेन, भूगोल की भाषा में पेनी प्लेन कहते हैं। पेनी प्लेन समप्राय मैदान होता है, समप्राय मैदान।
पेनी प्लेन समप्राय मैदान होता है, समतल मैदान होता है। आपने भूगोल में कभी डेविस एवं पेंक की संकल्पना पढ़ी तो आपने सुना है, डेविस महोदय ने बताया कि कोई ऊंचा उठा हुआ पर्वत जब नदी के अपर्दन द्वारा काट के धीरे धीरे समतल बना दिया जाता है तो उस समतल मैदान को समप्राय मैदान कहते हैं। वही ये शब्द है पेनी प्लेन। ये पठार कृषि की बात करें तो कृषि की दृष्टि से अन्न उपजाऊ है, अन्न उपजाऊ है, यहाँ कृषि नहीं होती है। आपको पता हो तो यहाँ तंबाकू की खेती होती है। ये तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत में तंबाकू का अनुसंधान केंद्र यहीं राजमुंद्री में स्थित है, राजमुंद्री या राजमहेंद्री में स्थित है। ये आपका तेलंगाना का पठार हुआ। तो आपने अभी कर्नाटक और तेलंगाना का पठार पढ़ा, दोनों में समानता क्या थी? दोनों का निर्माण कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, ये इनकी समानता थी। अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और करबी एकलोंग का पठार। हम इसके बाद अगला पठार देखेंगे। अगले पठार को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगला पठार कहाँ स्थित है। ये हमारा भारत, हमारा ये पठार था मालवा का पठार, ये आपका दक्कन का पठार, ये अभी हमने पढ़ा कर्नाटक का पठार, और यहाँ तेलंगाना का पठार, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे यहाँ छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर झारखंड में होता है, नागपुर महाराष्ट्र में होता है, ये भी ध्यान रखें। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है, और इसी का एक भाग यहाँ है मेघालय का पठार, जिसको शिलोंग का पठार भी कहते हैं। तो अभी हम छोटा नागपुर पठार में मेघालय का पठार पढ़ेंगे। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, आप बताओ छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है भी कोई बताएगा क्या? छोटा नागपुर का जो पठार है वो विशेष रूप से आपके झारखंड में स्थित है। विशेष रूप से कहाँ स्थित है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से झारखंड में स्थित, मुख्य का मतलब होता है अधिकांश भाग, आंशिक रूप से कहाँ है तो आपको पता है इधर थोड़ा सा उड़ीसा का भाग आ जाता है और इधर थोड़ा सा पश्चिमी बंगाल का भाग आ जाता है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में है और आंशिक रूप से उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल में स्थित है, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसके बाद देखोगे तो इस पठार का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से, प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से इस पठार का निर्माण हुआ है। मैंने आपको बहुत बार बताया आर्किन भारत की प्राचीनतम चट्टान है और ये खनिजों की दृष्टि से संपन्न चट्टान है, इसलिए इस पठार में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, लोहा कोयला ये विशेष खनिज है। लोहा कोयला, लोहा कोयला के अलावा अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट, ये खनिज यहां पाए जाते हैं। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, यूरेनियम, बॉक्साइट सभी खनिज पाए जाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान इन दो खनिजों पे देना है, लोहा और कोयला। एकमात्र पठार, भारत का एकमात्र पठार जहां लोहा और कोयला दोनों एक साथ पाए जाते हैं, और जहां दोनों एक साथ पाए जाएंगे उस पठार में भारी उद्योगों की प्रधानता रहेगी। भारी उद्योग कौन से होते हैं? जिनमें कच्चा माल भी भारी हो और निर्मित माल भी भारी हो। तो लोहा इस्पात उद्योग प्रमुख भारी उद्योग होता है और यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग की अधिकता मिलती है। आप उद्योगों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ लोहा इस्पात उद्योगों की प्रधानता है। वजह क्या है? क्योंकि इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क और कोयला दोनों की बराबर मात्रा में आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहां बाहरी उद्योग पाए जाते हैं।
उसके बाद आप देखोगे तो इस प्रदेश की मिट्टी कैसी है, लाल। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि मिट्टी लाल है तो वहां कृषि नहीं होगी, यानी वहां कृषि की दृष्टि से वो पठार अनुपजाऊ होगा। तो ये कृषि की दृष्टि से पठार अनुपजाऊ है। इस पठार का जो उत्तरी भाग है, ये वाला उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है, रांची का पठार। और एक बात और याद रखें, इसकी पूर्वी सीमा जो होती है वो यहां राजमहल की पहाड़ी बनाती है। राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड में ही है। आपने देखा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है, दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है, और पूर्वी भाग जो है वो राजमहल की पहाड़ी बनाती है। रांची जो है उसके आसपास का भाग समतल है और वहां से नदियां जो हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। छोटी छोटी नदियां हैं जो बाहर की ओर निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां। तो इसलिए रांची जो है वो अपकेंद्रीय अपवाह का उदाहरण है। अपकेंद्रीय अपवाह मैंने आपको पहले भी बताया है। मानसरोवर झील जो है वो भी अपकेंद्रीय अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि मानसरोवर झील की बात करें तो इधर सिंधु नदी निकलती है, इधर सतलज निकलती है, इधर ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो ऐसे ही रांची नगर जो है वो अपकेंद्रीय अपवाह का केंद्र है। इसके बाद हम बात करें तो इस पठार की मुख्य नदी कौन सी है, तो इस पठार की मुख्य नदी दामोदर है। दामोदर है जो बरंस घाटी से बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इतना ही पता होता है कि भारत में नर्मदा और ताप्ती जो है वो भरंस घाटी से बहने वाली नदी है, लेकिन इसके अलावा एक दामोदर नदी भी है जो भरंस घाटी से बहती है। अगली बात, यहां एक जनजाति रहती है जो भारत की प्रमुख जनजाति है, संथाल जनजाति जो भारत की प्रमुख जनजाति है। उसका मुख्य निवास क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद हम बात करें तो इस पठार में मेसा व बुट्टी स्थलाकृति पाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मेसा बुट्टी क्या होती है, तो ध्यान से सुने। जब कोई कठोर संरचना होती है, कठोर संरचना, और उसके आसपास का भाग अपरदित हो जाता है, उसके आसपास का भाग अपरदित हो जाता है और उस कठोर चट्टान के नीचे वाली मुलायम चट्टान भी सुरक्षित रहती हैं, तो ये एक ऐसे भाग बन जाता है ऐसे, और ये टेबल के समान ऊपर से समतल और खड़ा भाग बन जाता है, खड़ी ढाल वाला, और उसको मेसा कहते हैं। छोटी स्थलाकृति को बुट्टी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेसा व बुट्टी के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, तो आपका छोटा नागपुर का पठार मेसा व बुट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और आप बात करो तो इस पठार में यदि हम उत्तरी सीमा की बात करें, उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है, लेकिन उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो यहां उत्तरी सीमा सोन नदी बनाती है। उत्तरी सीमा सोन नदी बनाती है, पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी बनाती है, और आपको पता है दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो दक्षिणी सीमा उड़ीसा में यहां महानदी, और यहां एक और नदी बहती है ब्राह्मणी, महानदी और ब्राह्मणी। फिर से सुने, छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा सोन नदी, दक्षिणी सीमा महानदी व ब्राह्मणी नदी, पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी बनाती है। हाँ, पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है, दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। रांची एक समतल भाग में बसी हुई है और उसके चारों ओर से नदियां बाहर की ओर निकलती हैं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ, पूरे पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। आप इस बात को भी समझ गए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये दोनों पठार, कौन कौन से पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार, दोनों पठार एक हैं।
इन दोनों को अलग कौन करता है? तो यहां इन दोनों के बीच में मालदा गैप स्थित है। मालदा गैप, जिसमें वर्तमान में बंगाल का मैदान स्थित है। बंगाल का मैदान स्थित है। आप एक बार फिर ध्यान से सुने। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में। कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला, लोहा, अब्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट पाए जाते हैं। कोयला और लोहा की अधिकता के कारण यहाँ भारी उद्योगों की प्रधानता है। मिट्टी लाल है, इसलिए कृषि नहीं होती। दामोदर यहाँ की मुख्य नदी है पूरे पठार की, जो बीचों बीच से बहती है, और भ्रंश घाटी से ये नदी बहती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं, दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। उत्तरी सीमा जो है वो सोन नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा महानदी व ब्राह्मणी बनाती है, पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी बनाती है। और छोटा नागपुर पठार को मेघालय के पठार से कौन अलग करता है? मालदा गैप या बंगाल का मैदान। अभी हम मेघालय के पठार की बात करेंगे। मेघालय का पठार वास्तव में छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। छोटा नागपुर पठार का ही आप ये कह सकते हो उत्तरी पूर्वी विस्तार है। उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत जो मैं बार बार बनाता आ रहा हूं, और ये आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसके उत्तर पूर्व में यहां आपका मेघालय का पठार। मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार भी कहते हैं, और इसी के उत्तर में आपका कार्बी एकलोंग का पठार भी स्थित है। कार्बी एकलोंग का पठार। तो मेघालय के पठार को शुरू करते हैं। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार कहां है? मेघालय में। इसको क्या कहते हैं? और शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार एक ही हैं। इनको अलग कौन करता है? तो मैंने आपको बताया है अभी, यहां मालदा गैप। कौन अलग करता है? मालदा गैप या बंगाल का मैदान। मालदा गैप या बंगाल का मैदान छोटा नागपुर पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है। मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार का बहिरसाई पठार भी कहते हैं। आउटर पठार भी कहते हैं, क्योंकि बाहर की ओर है। सबसे पूर्व में तो बहिरसाई पठार भी कहते हैं। इस पठार में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। आप देखोगे तो यहां गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर और रेगमा। इन पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड, नेट, एचटेट, इनमें खूब आते हैं ये, आपको पता है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो अभी मैं आपको बताता हूं। पश्चिम में सबसे पहले पहाड़ी है गारो के बाद अगली पहाड़ी है खासी। उसके बाद पहाड़ी है जैंतिया के बाद पहाड़ी है मिकीर, और मिकीर के बाद आगे पहाड़ी है रेगमा की पहाड़ी। ये बहुत आगे जाके है। सामान्य रीट वगैरह में प्रश्न पूछा जा सकता है, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। आप लोग हिमालय का बता देते हो, पता नहीं क्यों। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। कई बच्चों को लगता है कि सर आपको क्या पता, हम हिमालय का बता देंगे। तो मुझे 10 साल से इसी चीज़ का अनुभव है कि आप लोग इन्हीं चीज़ों को गलत कर देते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं एक एक बात को बार बार आपको बताता हूं कि ऐसी गलती आप दोबारा ना करें। गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर और रेगमा फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। इस खासी पहाड़ी की बात करें, ये खासी पहाड़ियां, इस खासी पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर, खासी पहाड़ी के दक्षिण ढाल पर
मोसिनराम स्थित है। कौन स्थित है? मोसिनराम, चेरापूंजी मोसिनराम। मोसिनराम स्थित है जहां 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे पहले आपको पता है बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर जाती है और इन पहाड़ियों का आकार कीप नुमा है और ये दक्षिण से बंगाल की खाड़ी की तरफ से खुली है। तो यहाँ मानसून पवन आ तो जाती है, निकलने की जगह नहीं होती, तो चारों ओर से कवर्ड होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। अभी बंगाल की खाड़ी से जल लेके आई हैं तो खूब वर्षा करती हैं और यहां भारत में और विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, खासी की पहाड़ियों में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है लेकिन फिर भी वनस्पति का अभाव पाया जाता है। क्यों? तो आप बता सकते हो क्योंकि यहां तेज बारिश होने के कारण खासी की पहाड़ी की ढाल पर जो रेत मिट्टी होती है वो पानी के साथ, नदियों के साथ बह जाती है और नदियों के साथ बह जाती है तो यहाँ मिट्टी नहीं बचती और मिट्टी नहीं होती तो आपकी वनस्पति जो है वो नहीं उगती और वनस्पति का अभाव होता है। इस पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? शिलोंग। शिलोंग इस पठार का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। 1965 मीटर है। और इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय पठार के सभी पठार पढ़े। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। एक एक पठार को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा और मैं आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे एक एक चीज को क्रमवाइज पढ़ते चलेंगे, आप लगातार पढ़ते चलें। कोई भी वीडियो है उसको एक बार प्रारंभ से लेकर आखिरी तक देखें। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें। जब आप 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेरी इस YouTube चैनल पे आपसे ये पूरी वादा है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा पेपर में उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप पीछे का भी देख सकते हो कि जब भी मैंने पढ़ाया है तो आपके टोटल क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से ही आए हैं। पिछली रीट में भी 20 में से 19 क्वेश्चन आपको पता है मेरे नोट्स से सेम टू सेम हूबहू आए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।